Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. So in this video we are going to solve SPSC GT थर्ड। तो SPSC की GT जो 3 हुई थी 2024 के लिए वो हम सॉल्व करेंगे। पिछली जो वर्कशीट्स थी GT फ़िलहाल के लिए GT 2023 वाली एक फोर्थ हमने की है और 2024 वाली फोर्थ वो भी हमने की है, ठीक है। और फर्स्ट भी कर ली है हमने। बाकी आप जाओगे चैनल पे तो आपको बाकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जो भी होंगी, तो वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि मैंने बाकी वर्कशीट्स भी अपलोड की हैं। उसके साथ साथ किप्स की काफ़ी वर्कशीट्स अपलोडेड हैं चैनल पे, काफ़ी चैप्टर्स की। तो अगर आप देखना चाहें और अगर आपको बाकी MCQs में मसला होता हो तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एन अनचेंज्ड मेटल ऑब्जेक्ट एम। अनचेंज्ड, ये अनचेंज्ड नहीं बल्कि अनचार्ज्ड होगा, ठीक है। अनचार्ज्ड, एन अनचार्ज्ड मेटल ऑब्जेक्ट m is insulated from its surrounding. A positively charged metal sphere S is brought near to m. Which diagram best illustrates the resultant distribution of charges on S and m? अब ये जो है सिंपली ये कह रहा है कि आपके पास जो है एक अनचार्ज्ड मेटल है, ठीक है, m, ये वाला, जिसको आप क्या करते हो, अच्छा इसको सराउंडिंग्स के साथ आपने इंसुलेट कर दिया है। इंसुलेट का मतलब ये है कि जो है सेपरेट सम काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो कि सराउंडिंग्स की वजह से इस पर चार्जेस वगैरह से कुछ नहीं हो रहा फ़िलहाल के लिए। तो अब इसने क्या किया है कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एक स्फीयर है जो कि इसके करीब लाया गया है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आपने मेट्रिक की फिज़िक्स पढ़ी है या आपको आइडिया है, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है, दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है कि एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास आप जो है एक चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आते हो। फ़र्क ये होता है कि उसको आपने टच नहीं करना, जिसकी वजह से एक जो अनचार्ज्ड बॉडी है उसके अंदर चार्जेस इंड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अगर आपने इलेक्ट्रिफिकेशन, इसको ये चार्जिंग के मेथड हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन के मेथड्स हैं। अगर आपने डिटेल में इसको पढ़ना है तो इस पर जो है मेरी वीडियोस अपलोडेड हैं। एक वीडियो है उसमें पूरा मैंने बताया हुआ है चार्जिंग के मेथड्स जो भी होते हैं, जैसे कि फ्रिक्शनल मेथड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो गया और चार्जिंग बाय टचिंग हो गया कॉन्टैक्ट मेथड के थ्रू। तो ये सारा मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, इसके जब ये करीब आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ फिर जो है मैं डायग्राम पे आपको बता दूँ। अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल अगर इसके पास करीब आएगा ना, इसको अगर पास करके इसके करीब लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये अनचार्ज मेटल है, ठीक है, अनचार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये इसके अंदर, अच्छा अनचार्ज्ड या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के का मतलब क्या होता है कि जितने उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बना लूँ 4, तो इसके अंदर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे। तो इसको बोलते हो आप अनचार्ज या न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, जब ये हम इसके करीब लाएंगे तो क्या होगा कि इसमें से ये जो नेगेटिव वाले चार्जेस हैं वो इसके करीब आएंगी और इसके अंदर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब वो किस तरह से होगी ये मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये आपने इसके करीब लाया स्फीयर एस, अब इसके अंदर जो नेगेटिव वाली थी वो इसके पास आ जाएंगी और जो पॉजिटिव होंगी वो रिपेल होकर दूर चली जाएंगी। अब यहाँ पर देखो कि ये डायग्राम जो है कौन से ऑप्शन में फिट बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अच्छा ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक तो बी ऑप्शन है, दूसरा ये डी ऑप्शन है। अब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो करेक्ट ऑप्शन बी नहीं होगा, डी होगा। वो बिकॉज के जब ये नेगेटिव चार्जेस इसके करीब आएंगे ना तो ये वाले जो पॉजिटिव चार्जेस होंगी ये भी इस साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि इस साइड जो चार्जेस बचेंगी कम बचेंगी, यहाँ पर ये इसने पूरा जो है चार्जेस रखी हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इसकी साइड आ जाएंगी और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो स्फीयर के यानी कि नेगेटिव साइड वाली तरफ आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पर ये जो चार्जेस होंगी दूसरी साइड वो कम हो जाएंगी। सो द राइट ऑप्शन इज हमारा डी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 144 क्या है कि फॉर अ सेट ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स व्हाट इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द प्लेट्स। अब आपसे बोला गया है कि अगर आपके पास दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, सपोज करो कि इस पर एक प्लेट है आपके पास जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी यहाँ पर है आपके पास एक प्लेट है जिस पर नेगेटिवली चार्ज है। अच्छा, अब आपसे बोला गया है कि इसके दरमियान में अगर मैं इस रीजन को 1 नाम दूं और इसको 2, तो इसके अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में जो फील्ड होती है दैट इज रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, और फील्ड होती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अच्छा, ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स में या इनफाइनाइट प्लेट्स के दरमियान में जो फील्ड होती है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होती है, थ्रू आउट द प्लेट्स यूनिफॉर्म होती है, एक्सेप्ट जो एजेस पर होती है वो थोड़ी सी बल्ज कर जाती है, जिसको हम बल्जिंग फील्ड या फ्रिंजिंग फील्ड्स भी बोलते हैं। फ्रिंजिंग फील्ड, फ्रिंजिंग फील्ड। अच्छा, ये सवाल जो है ये पीएमसी 2020 के अंदर ये सवाल आया था कि फ्रिंजिंग फील्ड्स, और ये मेरे ख्याल से केपी के बुक के अंदर है, पंजाब का मुझे कंफर्म नहीं है, एसटीवी के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, न्यू के अंदर, न्यू भी अभी अपडेट नहीं हुआ। सो ठीक है, फ्रिंजिंग फील्ड्स। तो अच्छा, बाहर की तरफ फील्ड क्या होगी यहाँ पर दूसरी वाली साइड पे। अब देखो ना, फील्ड लाइंस यहाँ पर जहाँ से शुरू हुई यहाँ पर टर्मिनेट हो गई, तो यहाँ पर टर्मिनेट हो गई तो बाहर की तरफ तो कोई फील्ड ही नहीं होगी, तो बाहर फील्ड होगी जीरो इन केस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, और अंदर होगी रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो यहाँ पर देखो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो कांस्टेंट। मैंने आपको बताया ना कि यूनिफॉर्म होगी फील्ड, यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट विद इन दी प्लेट्स, प्लेट्स के दरमियान में कांस्टेंट है और जीरो है आउटसाइड, तो यही हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज पॉइंट्स along the direction of force experienced by unit positive charge। अब ये तो आप डेफिनेशन में ही पढ़ते हो कि फील्ड जो होती है हमारी वो किस डायरेक्शन में होती है। अगर वहाँ पर हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख कर देखें तो जिस डायरेक्शन में वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमारी मूव करेगी उस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा और उसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। याद कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। A sphere of charge q is fixed in its position. A small sphere of charge q is placed near large sphere and released from rest. The smaller sphere will move away from large sphere with dash velocity and dash acceleration। अब ये सिंपल सवाल है कि आपके पास एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज है q, ठीक है, उसको आपने फिक्स कर दिया। सपोज करो कि इसको मैं फिक्स कर देता हूँ यहाँ से। अब आपने स्मॉल चार्ज आप लेकर आए हो इसके पास, इसको मैं किससे जाहिर करता हूँ, सपोज इसको मैं q से जाहिर करता हूँ, स्मॉल q। अब आपने क्या किया है, इसको यहाँ पर लाकर आपने इसको छोड़ दिया, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कर दी आपने 0। अब क्या होगा कि स्फीयर की वजह से, स्फीयर भी जो होता है ना वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, यानी कि इसकी भी जो फील्ड होगी वो किसके इक्वल होगी, के क्यू अपान आर स्क्वायर के इक्वल होगी। यानी कि अगर मैं दूर चला जाऊंगा इससे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कम होगा। ये बात आपको समझ आ रही। अच्छा, फोर्स किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, हमारा एक्सीलरेशन के साथ। अगर फोर्स कम हो रहा है तो एक्सीलरेशन भी कम होगी। अब देखो, जैसे ही इसको मैं यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 करूँगा या इसको मतलब छोड़ूंगा यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये वाली जो बड़ी चार्ज है ये इस पर फोर्स लगाएगी, ये इसकी फील्ड जो है वो कम है, छोटी चार्ज है, तो ये इसको मूव करवाएगी कहाँ, अवे। तो ये इससे क्या कहाँ मूव करेगी, अवे। अब देखो, ये शुरू में इलेक्ट्रिकल फोर्स ये इसके करीब है, ये रेडियस इतना है, तो जैसे जैसे ये दूर इससे चली जाएगी तो यहाँ पर ये रेडियस जो है वो इंक्रीज करता जाएगा, और जैसे रेडियस इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स
इलेक्ट्रिकल फील्ड आपकी कम होगी और उसके बाद जो है आपकी फोर्स कम होगी, देन एक्सीलरेशन कम होगी। यानी कि यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होगी वो सबसे ज़्यादा, देन एक्सीलरेशन जो है वो कम होती जाएगी। तो एक बात तो आपको पता चल गई कि स्फीयर, स्मॉलर स्फीयर विल मूव अवे फ्रॉम लार्ज स्फीयर विथ डैश वेलोसिटी एंड डैश एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के बारे में तो आपको पता चल गया कि एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग है, ठीक है, डिक्रीजिंग का पता चल गया। अब वेलोसिटी इंक्रीजिंग कैसे होगी? अब देखो ना, शुरू के अंदर जब ये इसके पास होगा तो ये ज़्यादा जब इस पे फोर्स लगाएगा तो ये ज़्यादा इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है, ज़्यादा फोर्स लगेगा तो इसके पास वेलोसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे दूर चला जाएगा इससे, तो इसकी फोर्स जो होगी वो कम होती जाएगी, तो जिसकी वजह से ये स्लो, यानी कि ये शुरू में स्पीड से जाएगा फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाएगा। यानी कि इसकी वेलोसिटी शुरू में ज़्यादा होगी और एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ जो है ये मूव करेगा और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने क्या निकाला? सबसे पहले हमने एक्सीलरेशन निकाली, तो एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग का और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ से भी आप जो है डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। कभी कभी ऑप्शंस इस तरह से सेट किए हुए होते हैं क्वेश्चन के अंदर कि ऑप्शंस को देखकर आपको जो है वो क्वेश्चन का आंसर निकालना होता है, तो वो आप निकाल सकते हो। इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। दी जीरो फील्ड स्पॉट, अच्छा जीरो फील्ड स्पॉट का मतलब क्या है? ये जीरो फील्ड इज बेसिकली नल पॉइंट। नल पॉइंट, नल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जिस पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो, ऐसा पॉइंट जिस पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो फॉर टू अनइक्वल चार्जेस। अब अनइक्वल के बारे में बोला गया है। एंड सिमिलर, अनइक्वल मतलब कि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, सिमिलर मतलब कि इनकी जो चार्जेस हैं वो इक्वल हैं, यानी कि दोनों जो है वो सेम चार्जेस हैं। लाइस बिटवीन दी चार्जेस बट क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। तो यहाँ पर अगर सेम चार्जेस होती है ना, सपोज करो यहाँ पर भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो नल पॉइंट जो है होता है वो दोनों के दरमियान में बनता है और क्लोजर टू स्मॉलर पॉइंट, स्मॉलर जो पॉइंट चार्ज होगा उसके क्लोज बनेगा। तो ये बात बिटवीन दी क्लोज बट स्मॉलर, क्लोजर टू दी स्मॉलर चार्ज, तो ये बात आपने याद कर लेनी। अच्छा, अगर ऑपोजिटली चार्ज होंगी तो अगर ये नेगेटिव बना दूं मैं तो बनेगा इसके ही करीब, लेकिन बाहर की तरफ, बाहर की तरफ बनेगा, आउटसाइड ऑफ द नेगेटिव चार्ज। अच्छा, टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस 16 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, जीरो फील्ड स्पॉट विल बी एट। अब जीरो स्पॉट आपने बताना है, तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बता दूं, याद कर लो बस। तो याद कर लोगे तो बेहतर है। एक्स, एक्स क्या है? इट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। ये डिस्टेंस है किससे? स्मॉलर चार्ज से। अच्छा, और किस चीज का डिस्टेंस है? नल पॉइंट का, नल पॉइंट। अब ये किसके इक्वल है? एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट Q2 अपॉन Q1 प्लस 1, ठीक है। और ये Q2 क्या है? Q2 ग्रेटर चार्ज है और Q1 जो है वो लेसर चार्ज, यानी कि कम मैग्नीट्यूड वाली चार्ज का वैल्यू आप Q1 की जगह रखोगे और बड़ी चार्ज की वैल्यू जो होगी वो Q2 के लिए रखोगे, ठीक है। और x क्या है? डिस्टेंस। r क्या है? ये जो बीच वाला डिस्टेंस होता है चार्जेस के दरमियान। अब यहाँ पर देखो इसने क्या बताया है कि 16 14, इसको मैं यहाँ पर, ये देखो ये हमारी 16 माइक्रोकूलम, इसके सेंटर से ये इस सेंटर तक ये 4 माइक्रोकूलम और ये डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। अब हमें क्या बताना है? चार्जेस देखो दोनों पॉजिटिव हैं, हाँ दोनों पॉजिटिव हैं। अच्छा, चार्ज के सामने अगर सिंबल ना लिखी हुई हो तो भी पॉजिटिव होती है। नेगेटिव के लिए कंडीशन होती है कि नेगेटिव के लिए नेगेटिव मेंशन करना लाजमी होता है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि चार्ज जो नल पॉइंट होगा वो किसके, अगर दोनों सेम चार्जेस होंगी तो किसके क्लोज बनेगा? जो छोटी चार्ज होगी। तो छोटी चार्ज के लिए हमने क्या लिखना था? Q1, और बड़ी चार्ज के लिए Q2। तो इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला कौन सा लगाना है? थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया, R अपॉन अंडर रूट Q2 अपॉन Q1 प्लस 1। तो ये हमने लिखा 3, R की जगह पर क्या लिखना है? 3,
और ये नीचे Q2 की जगह पर क्या लिखना है 16 अपॉन 4 + 1। ये टेबल जाएगा 4 मरतबा, ये 3 आपका पहले से ही बाहर, और ये 4 का अंडर रूट कितना होगा 2, 2 + 1 ये कितना होगा 3, 3/3 कितना आएगा, ये आपका आएगा 1 मीटर। अब ये 1 मीटर है, किस कहाँ से डिस्टेंस है, ये है स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस 1 मीटर। स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस है 1 मीटर, तो ये लार्जर चार्ज से डिस्टेंस कितना होगा 2 मीटर, क्योंकि टोटल कितना है 3 मीटर। तो अब ऑप्शंस चेक करो, बिटवीन द चार्जेस एंड 1 मीटर फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, 1 मीटर फ्रॉम स्मॉलर चार्ज ठीक है, बिटवीन द चार्जेस एंड 1 मीटर फ्रॉम लार्जर चार्ज, 1 मीटर लार्जर चार्ज से नहीं है, लार्जर चार्ज से 2 मीटर है, बिटवीन द चार्जेस एंड 8 to 2 मीटर फ्रॉम दिस लार्जर चार्ज, तो हमारे बोथ ए एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया और इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया कि जो आपको आगे काम आएगा। और ये सिमिलर चार्जेस के लिए, ठीक है, और डिसिमिलर चार्जेस अगर होंगी तो फार्मूले में आपने नेगेटिव ऐड कर लेना है, यानी कि अगर डिसिमिलर चार्जेस हैं तो R/√Q2/Q1 -1। अब ये किसके लिए, ये फॉर डिसिमिलर चार्जेस। ये फार्मूलाज दोनों अपने पास जो है वो नोट डाउन कर लें, और ये मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। आप ये फार्मूलाज दोनों अपने पास लिख लें, ये काम आएंगे आपको। बार बार ये जो मेथड होता है R-X और इस तरह से ये जो किया जाता है, इसमें आप फिर आगे गलतियाँ करोगे। ये बस इसमें 2-3 कंडीशन है, X क्या है, R क्या है, किसके पास में बनेगा, ये आप करोगे ना तो फिर आप जो है आसानी से बाकी चीज़ें खुद से ही फाइंड कर लोगे। और दूसरा 149 क्वेश्चन क्या है, इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ एयर एंड देन ऑयल इज 25 and 5 रिस्पेक्टिवली, देन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपसे पूछी गई है, तो सिंपली एयर का भी फोर्स आपको गिवन है FA, सॉरी अपना एयर का भी आपको फोर्स गिवन है और मीडियम का भी फोर्स आपको गिवन है। अच्छा, अब एक बात देखें कि आपके पास जो मीडियम का फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, एफ मीडियम वो आपके पास किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास 1/4πε0 और Q1 Q2/R²। तो अगर इसमें से मैं कुछ चीज़ें सिलेक्ट करूं, यानी कि को छोड़ के बाकी ये सारी चीज़ें, तो ये हमारे पास एक दूसरा फार्मूला जो एयर में फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, एयर में हमारे पास जो फोर्स होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो ये देखो ये इसके इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पर मैं एफ मीडियम को क्या लिख सकता हूँ, एफ एयर डिवाइडेड बाय ई आर। अगर एफ एयर को मैं ई आर के साथ डिवाइड करूँगा तो मुझे फोर्स इन मीडियम मिलेगा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपने पुट करना है यहाँ पे, ई आर की वैल्यू आपने निकालनी है, ई आर को शफल करो उधर लेकर जाओ, तो ये एफ एयर डिवाइडेड बाय एफ मीडियम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ई आर। तो सिंपली यहाँ पर इसको डिवाइड करो, एयर में फोर्स कितना है, एयर में हमारे पास 25, डिवाइड करो किसके साथ 5, 5 5 5, तो ये आपके पास 5 का टेबल 5 पर कितनी मरतबा जाएगा, 5 मरतबा। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया, आपका आंसर आया 5। Charge 2q and -q are placed as shown in the figure. The point where electric intensity is 0 lies. सिंपल बात, अब दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 कहाँ पर होगी, मैंने आपको बताया ना कि अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगी तो फील्ड बाहर की तरफ 0 होगी, और कहाँ पर 0 होगी, यहाँ पर या यहाँ पर, राइट साइड की तरफ या लेफ्ट साइड की तरफ। अब देखो राइट साइड की तरफ चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, लेफ्ट साइड की तरफ चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, तो जिस साइड पर मैग्नीट्यूड कम होगा वहाँ पर होगी, तो समवेयर ऑन लेफ्ट ऑफ Q -Q। ठीक, अच्छा 151 क्वेश्चन, द फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोरिस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फिगर सजेस्ट। अब यहाँ पर ये जो है ना आपको फिगर गिवन है, यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है कि फील्ड का रिलेशन बताओ कि कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ पर कम है। तो फील्ड जहाँ पर ये देखो ना, ये यहाँ पर और यहाँ पर ये इक्वली स्पेस्ड लाइंस के दरमियान में, इक्वली स्पेस्ड लाइंस
यहाँ पर भी AC है, यहाँ पर भी AC है, यानी कि A एंड C पर सेम पैटर्न आपको मिल रहा है। तो A एंड C पर आपको फील्ड सेम मिलेगी। अच्छा, और B पर फील्ड लाइंस दूर दूर है। अच्छा, फील्ड लाइंस अगर क्लोज होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि फील्ड हमारी स्ट्रांग है। अगर ये इस तरह से हो दूर दूर, तो इसका मतलब होता है कि फील्ड वीक है। तो जहाँ पर ये लाइंस क्लोज होंगी वहाँ पर फील्ड ज़्यादा, जहाँ से यानी कि दूर दूर होंगी तो वहाँ पर फील्ड कम। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ई ए इज ग्रेटर देन, सॉरी अपना ई ए इज इक्वल्स टू ई सी देन ग्रेटर देन ई बी, क्योंकि ई बी से दोनों ज़्यादा है, क्योंकि दोनों की जो फील्ड है वो ज़्यादा है और स्ट्रॉन्ग है किससे, बी वाले पॉइंट से। ठीक है, आई होप के क्लियर हो गया होगा आपको। सिंपल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय, नेगेटिव चार्ज किस तरह से आप कर सकते हो बॉडी को, तो जब आप बॉडी को एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दो तो वो बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। सिंपल। ये इलेक्ट्रिफिकेशन की वीडियो मैंने बनाई हुई है, और अच्छी वीडियो है, आपकी कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर होंगे। अगर किसी को बेसिक समझनी है ना, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंट्रोडक्शन है, वो भी देख लेना अगर समझ नहीं आ रही हो चीज़ें तो। कूलम्स लॉ भी उसमें मैंने डिफाइन किया हुआ है, उसके साथ साथ एक आध प्रॉब्लम भी करवाए हुए हैं। उसके बाद जो है ये अपना इलेक्ट्रिफिकेशन वाली वीडियो भी अपलोड की हुई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मजीद मैं वीडियोस अपलोड करूँगा जो लेक्चर्स टाइप होंगी, क्योंकि वर्कशीट्स तो मैंने काफ़ी अपलोड कर दी हैं, तो वो अगर किसी को मसला है तो वो वहाँ से देख सकता है। अच्छा, टू चार्जेस 1 कूलम एंड -4 एग्जिस्ट इन एयर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपसे पूछा गया है। फोर्स का डायरेक्शन जो होता है ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स का, वो हमेशा होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस हमारी जो होती हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज कौन सी है, 1 कूलम, और नेगेटिव कौन सी है, -4। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी कि 1 कूलम से -4 की तरफ जाएगा, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 154, a charge of 2 into 10 to the -7 is acted by a force of 0.1 Newton. Determine the distance to other charge of 4.5 into 10 to the -7. Both the charges are in vacuum. अच्छा, अब ये सवाल जो है अच्छा खासा कैलकुलेशन वाला है, लेकिन इसको मैं जल्दी जल्दी करके आपको समझाता हूँ। जहाँ से अगर कैलकुलेशन ज़्यादा होगी तो मैं बोलूँगा, आप खुद से कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं होगा। फ़ोन को मैं बंद करूँ, कैलकुलेटर ओपन करूँ, फिर वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देखो, फिर लेंदी हो जाएगा। पहले ही वीडियो इतनी लंबी हो जाती है। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को यानी कि शॉर्टर ड्यूरेशन का रखूँ, लेकिन फिर भी बताते बताते सॉल्यूशन बताते बताते। अच्छा, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सबसे पहले देखो, डेटा को हमेशा हाईलाइट कर लिया करो। ये आपके पास है Q1, ये Q2 है। ठीक है, Q1 Q2 कोई भी कंसिडर कर लो, फोर्स गिवन है। आपको जो डिस्टेंस है वो बताना है। ठीक है, डिटरमिन द डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस पूछा गया है। तो अगर यहाँ पर मैं लिखूँ इसकी डेटा, तो अगर डिस्टेंस में रखूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन एफ, क्योंकि एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। ये आर स्क्वायर को मैं इस साइड लेकर गया और एफ को दूसरी साइड लेकर आया। अच्छा, के हमारे पास किसके इक्वल होती है, के हमारे पास इक्वल होती है 9 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, Q1 दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड रखो, इसका भी और नीचे वाली का भी, 2 इंटू 10⁻⁻7, और दूसरी कौन सी है, 4.5 इंटू 10⁻⁻7। अच्छा, फोर्स कितना है, फोर्स 0.1 को बेसिकली हम 10⁻⁻1 की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, 10⁻⁻1, इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस है ना, ऊपर इसको लेकर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको प्लस कर दें तो बस इसमें ही ऐड कर देते हैं। ये 9 है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, 10। अच्छा, इसको जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, इन सब को, तो ये हमारे पास आएगा, ये आएगा 81, और ये -7, ये -7 कितना होगा, ये -14 इंटू 10⁻⁻10। अब देखो, ये 10⁻⁻14, ये +10, तो आंसर कितना आएगा, 81 इंटू 10 पावर, ये आपका आएगा -4।
अब ये किसके इक्वल मिला आपको, आर स्क्वायर के, लेकिन आपको आर स्क्वायर नहीं पूछा गया आपसे, आपसे आर पूछा गया है, डिस्टेंस पूछा गया है। तो टेकिंग रूट बोथ साइड्स, 81 का अंडर रूट कितना होता है, ये होता है आपका 9, और अंडर रूट में जब पावर यानी कि इवन हो तो इसको आप किस तरह रखते हो, इसको हाफ कर देते हो एग्जैक्ट, तो ये आपका आएगा 10⁻²। तो ये 10⁻² किसके इक्वल होगा, 0.09 के इक्वल। तो यही जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये इसी वजह से जल्दी जल्दी मुझे याद है क्योंकि ये मैंने किया हुआ है पहले। आपकी वर्कशीट बनाने से पहले मुझे ये वर्कशीट सॉल्व करनी पड़ती हैं, ठीक है, क्योंकि मैं नॉर्मली फ़िज़िक्स अब नहीं पढ़ता, काफ़ी बच्चों को कम पता है, वो समझते हैं कि कोई फ़िज़िक्स में मेरी डिग्री है, मेरी डिग्री वगैरह नहीं है। मैं भी आप सबकी तरह एक MD-CAT स्टूडेंट था, अब MD-CAT क्लियर हो गया 2021 के अंदर, 3rd ईयर MBBS का चल रहा है, तो प्रैक्टिस अच्छी थी, सोचा कि ये चीज़ें भूल जाऊँगा, इससे बेहतर है कि किसी और को समझाऊँ, पढ़ाऊँ, तो इसी वजह से ये सब चलता आ रहा है। और बाकी चीज़ें मुझे खुद भी समझ में नहीं आती कभी-कभी, तो मुझे देखकर आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, गलती इंसान से हो जाती है, नॉर्मली बंदा भूल भी जाता है चीज़ें, लेकिन जब आप MD-CAT में क्लियर कर लोगे, इंशाल्लाह क्लियर कर लोगे, उसके बाद जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे ना, तो फिर आप इन चीज़ों में नहीं पढ़ोगे, आप बोलोगे यार छोड़ो, एक पहले ही इतना प्रेशर बर्दाश्त किया, ये वो, अब जो है दोबारा से इन चीज़ों को कौन करे। तो ये करने में भी आपकी जो है ना मेंटल जो है एनर्जी इसमें एक अच्छी खासी कंज्यूम होती है। चलो खैर, अच्छा कूलम्स फोर्स, ये म्यूचुअल फोर्स है। अब म्यूचुअल फोर्स का मकसद क्या है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपके पास एक चार्ज है 4 कूलम का, दूसरा चार्ज है आपके पास 2 कूलम का, और मैं अगर आपसे बोलूं कि बीच में एक पॉइंट है, या बीच में एक हमने एक और चार्ज रखा है जिसको मैं नाम देता हूँ x, तो उस पर ये वाला चार्ज फोर्स ज़्यादा लगाएगा या ये वाला चार्ज जो है फोर्स ज़्यादा लगेगा। अब जो होशियार बच्चे होंगे वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे 4, और जो स्मार्ट होंगे वो क्या बोलेंगे कि दोनों चार्जेस फोर्स इक्वल लगाएंगी। वो क्यों, क्योंकि ये वाली चार्ज है Q1, ये वाली चार्ज है Q2, फोर्स प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के साथ। तो जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, सपोज करो जब आपने पहले इस Q1 को रखा, तो ये 4 × 2 कितना आएगा, 8, और जब इसको Q1 रखोगे तो 2 × 4 ये अगेन कितना आएगा, 8। तो म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये है कि जितना दोनों का फोर्स इक्वल है और दोनों को मिलाकर ही फोर्स लगता है म्यूचुअली, ठीक है। सिंपल सवाल है, कोई मसले वाली बात नहीं है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा कि समटाइम्स ये पूछा जाता है कि F1, ये आपने बुक में जो पढ़ा है F12 इज इक्वल्स टू F21, लेकिन नेगेटिव, नेगेटिव क्या शो करता है, ओनली डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स इक्वल है दोनों चार्जेस का, ठीक है। अगर नहीं था पता तो ये बात याद कर लो। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस विल बिकम हाफ, देन फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, अच्छा पॉइंट चार्जेस है, चार्जेस के दरमियान अगर डिस्टेंस को हाफ कर दें, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इफ आर इज मेड हाफ देन स्क्वायर, और ये 1/r, तो ये क्या होगा, ये 1/r स्क्वायर अपॉन 4, ये 4 चला जाएगा ऊपर, फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स, ठीक है। ये वाले सवाल जो है ना, इन पर तो आपकी अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए, ये तो आप जो है ना ज़बानी बता दो, वर्बली आपको आनी चाहिए ये सवाल। टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज डबल कर दें, Q1 Q2, Q1 के सामने भी 2 रख दिया, इसके साथ भी 2 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। ये जो मैंने फिज़िक्स क्रैश क्लास जो है मैंने कंडक्ट की थी ना 2023 में, तो उसमें ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया था, और 2024 के लिए भी जो है वो क्लासेस स्टार्ट हैं अप्रैल, ये मंथ, इस मंथ के जो है लास्ट में क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो जिसको रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी है वो करवा सकता है। ग्रुप के अंदर एडवर्टाइजमेंट मैंने काफ़ी मरतबा भेजी है, तो अगर किसी को फिज़िक्स में प्रॉब्लम हो और वो चाहता है कि उसकी फ़िज़िक्स मज़ीद इम्प्रूव हो, तो वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। अब 60 सेंटीमीटर के ऊपर आपको
मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू आपको बेसिकली चाहिए, तो ये फॉर्मूला आपका मॉडिफाई हो जाएगा किस तरह से, ई इंटू आर स्क्वायर अपॉन के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कितनी है 2, और रेडियस कितना है आपका 60 सेंटीमीटर। तो 60 को मैं कितना रखूँगा 0.66 सेंटीमीटर। अब देखो ना 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर मीटर्स में कन्वर्ट करोगे 60 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 0.6 और ये इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। अच्छा ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 0.36, और ये 2 और डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये आपको 8 इंटू 10⁻11 मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने करके देखा है, आप खुद से कर लेना। ये एग्जैक्टली आंसर जो है 8 इंटू 10⁻9 आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.72, और इसको अब देखो ना इसको करोगे तो ये कितना आएगा 0.72, और नीचे 9 इंटू 10⁻9। अब मज़ीद आपने क्या किया, इस पॉइंट को इधर लेकर गए 72 इंटू 10⁻⁻2, और ये 9 इंटू 10⁻9। ये 9 का टेबल कितनी मरतबा गया 8 मरतबा। ये 9 प्लस का है ऊपर चला गया, माइनस का 10⁻⁻9। ये -9 -2 कितना हो गया -11। 8 इंटू 10⁻11 आ गया। देखो मैं आपको बोल रहा था कि आप खुद से कर लो, खामा मुझसे करवाया। The electric field created by positive charge is radially outward. उसके बाद the force between two charges 0.06 meters apart is 5 Newton. If each charge is moved, यहाँ पर देखो each charge लिखा हुआ है, ये each charge doubled, each charge moved, ये इन बातों का ख्याल किया करो, is moved towards the other by 0.01, then the force will become। अच्छा यहाँ पर देखो ये सवाल किस तरह से होगा, पहले चार्जेस जो थी ना वो उनके दरमियान में डिस्टेंस था। अब देखो यहाँ पर ये Q1 है, ये Q2 है, इसके दरमियान दोनों के दरमियान डिस्टेंस था 0.06 मीटर। अब ईच चार्ज को मूव किया, यानी कि दोनों चार्जेस को 0.01 मूव किया है, इसको भी इधर मूव किया है, इसको भी 0.01 मूव इधर किया है। अब क्या होगा, डिस्टेंस में से इसमें से माइनस हो जाएगा कितना 0.06 में से 0.02 माइनस होगा, तो ये कितना बचेगा 0.04। तो इसका डिस्टेंस ये न्यू रेडियस ये बचेगा। पहले इसका फोर्स कितना है 5 न्यूटन, तो अब आपने क्या करना है, इस पर फोर्स निकालना है, देन उसको इसके साथ डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं तो इसी वजह से ये आप खुद से कर लेना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, फिर दोनों फोर्सेस को कंपेयर करना है, F1 अपॉन F2, सॉरी F2 अपॉन F1 इज इक्वल्स टू आर F2 is equals to F1 R R2 R1 is upon R2 स्क्वायर। R1 कितना है 0.06 और R2 कितना है 0.04, इसका स्क्वायर दोनों का, और F1 की वैल्यू 5। तो इसको अगर मैं इस तरह से रखूँ पॉइंट को इधर शिफ्ट करके, तो ये मेरा होगा 6 इंटू 10⁻², नीचे होगा 4 इंटू 10⁻², और ये आपका क्या होगा स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होगा 36 इंटू 10⁻⁴, और ये होगा मेरा 16 इंटू 10⁻⁴ इंटू 5, और ये मल्टीप्लाई जब इसको डिवाइड करेंगे 36 डिवाइडेड बाय 16, तो ये होगा आपका 2.25 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5, दिस विल बिकम 11.25। अब देखो ये आपकी वजह से करना पड़ता है, सोचता हूँ कि पता नहीं इनके से होगा या नहीं होगा, या किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकता है ना, पॉसिबल है ना, अगर किसी को ना समझ आ रहा हो, किसी किसी को तो समझ आ जाता है पहली दफ़ा में। तो आपका ये जो आंसर है 11.25, ठीक है। उसके बाद चार्ज बॉडी में अट्रैक्ट
चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर सकती है किसको? ऑपोजिटली चार्ज बॉडी को। अब जिसने, मैंने बताया ना, होशियार बच्चा, स्मार्ट बच्चा, होशियार बच्चे ने क्या किया होगा? ऑपोजिटली चार्ज को देखकर बोला होगा कि यही सही है। लेकिन न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। किस तरह से? अब जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ा होगा वो ये कर लेगा। मैंने आपको बताया ना कि एक न्यूट्रल स्फीयर होगा, उसके अगर बराबर में आप चार्ज बॉडी लेकर आओगे तो चार्ज बॉडी लेकर आने की वजह से उसकी जो चार्जेस होंगी नेगेटिव, वो इंड्यूस हो जाएंगी इस साइड के ऊपर, और ऑपोजिट यानी कि जो दूसरी चार्जेस होंगी वो साइड में, दूसरी साइड चली जाएंगी। तो ये इसको क्या कर रहा है? ये बेसिकली इसको अट्रैक्ट ही कर रहा है। तो ये अपोजिट चार्ज को भी अट्रैक्ट, अपोजिटली चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है और न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर सकता है। जिस तरह से मैंने न्यूट्रल का आपको एग्जांपल देकर समझाया पहले भी और ये अभी भी। अच्छा, टू चार्जेस Q1 and Q2 separated by distance R as shown in the figure. There is a dielectric medium between the two charges of relative permittivity ER is equals to 3. If Q1 exerts a force F on Q2, then Q2 exerts force dash on Q1. अब ये तो सवाल ही नहीं हुआ, सिंपल सवाल है कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2, अगर ये इस पर फोर्स लगा रही है F, तो ये इस पर कितना फोर्स लगाएगी? ये भी F ही लगाएगी, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो F12 इज इक्वल्स टू नेगेटिव F21, ये थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको बताया, इक्वल टू F बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर इस तरह से ये क्वेश्चन को थोड़ा सा, ऑप्शंस को थोड़ा सा बड़ा करता तो आप जो है बता सकते थे आसानी से। वैल्यू ऑफ ER फॉर वेरियस इंसुलेटर्स इज ऑलवेज। अच्छा, इंसुलेटर्स के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है? यूनिटी से 1 होती है या इक्वल और ग्रेटर देन 1। इंसुलेटर्स के लिए, इंसुलेटर्स की रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के इक्वल होती है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये ER जो मेटल्स के लिए होती है ना, मेटल्स के लिए इन्फानाइट होती है मेटल्स के लिए, ठीक है। इसी वजह से मेटल्स अगर बीच में रख दो दो चार्जेस के दरमियान में तो उनका फोर्स जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि ER की वैल्यू जब आप इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी 1/4πε नॉट इनटू इन्फिनिटी आएगा। तो ये जब इन्फिनिटी डिवाइड में होगी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका फोर्स क्या आ जाएगा? जीरो, ठीक है। Two electrons separated by a distance r experience the force F. The force between the two protons separated by a distance 2r. अब देखो ना, इसने कंफ्यूज करने के लिए खामखा आपको इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोला है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्जेस तो दोनों पर सेम होगी, 1.6 × 10⁻⁹ चार्जेस दोनों के लिए सेम होती हैं, तो चार्जेस को आप छोड़ दो। सिर्फ इसने क्या बात की है कि डिस्टेंस को अगर r से 2r कर दो तो फोर्स प्रोपोर्शनल है किसके साथ? 1/r² के साथ। तो अगर आप डिस्टेंस को इस r के बदले में 2r कर दो तो इसका ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? 1/4r², यानी कि फोर्स क्या हो गया? 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो गया, तो F/4 ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सिंपल सवाल है ये, प्रोपोर्शनलिटी वाले सिंपल सवाल है, बताए हुए हैं पहले भी, इसी वजह से जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अच्छा, टू स्मॉल आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड 90 माइक्रोकूलम अट्रैक्ट ईच अदर with the force F. If they are kept in contact then separated by same distance, the new force। अच्छा, यहाँ पर आपके पास जो इन दो चार्जेस हैं, एक 10 माइक्रोकूलम है, दूसरा -90 माइक्रोकूलम है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर उन दोनों को हमने मिलाया, कांटेक्ट में लाया, ठीक है, तो कांटेक्ट में लाने के बाद उनके के दरमियान में न्यू फोर्स कितना होगा? न्यू फोर्स कितना होगा? अच्छा, इन दोनों को सबसे पहले कांटेक्ट में लाओगे ना जब आप, ये 10 -90, तो इसको डिवाइड, क्योंकि आइडेंटिकल स्फीयर्स है ना, तो इनको टचिंग के बाद इनके ऊपर जो चार्जेस होंगी वो, अब देखो जिसके पास ज़्यादा चार्ज है वो कम वाली चार्ज के पास चली जाएगी। तो दोनों के पास जो चार्जेस हो जाएंगी, ये 90, ये 10, ये -80 डिवाइड बाई 2, और ये आपका हो जाएगा -40, ठीक है, -40 माइक्रोकूलम। अब जब आप इनको -40, अब चार्जेस क्या हो गई? -40। पहले चार्जेस कितनी थी? पहले चार्जेस थी, एक के ऊपर 10 थी और दूसरे के ऊपर 90 थी। अच्छा, डिस्टेंस सेम है, तो यानी कि प्रोपोर्शनलिटी चार्जेस के साथ रखनी। पहले फोर्स देखो कितना है, F इज इक्वल्स टू 10 × 90, तो ये पहले फोर्स F1 कितना हुआ? ये आया आपका 900। बाद वाला फोर्स कितना हुआ? -40 ×
-40, तो ये बाद वाला कितना आया पॉजिटिव 1600। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है न्यू फोर्स बिटवीन देम। न्यू फोर्स क्या होगा, तो F2 अपॉन F1 किसके इक्वल मिल रहा है, ये 1600 अपॉन 900। ये 0 से 0 ख़त्म और ये दोनों 0 आपस में ख़त्म, और इस पर टेबल 16 अपॉन 9। हाँ, तो ये आपका F2 जो मिलेगा ना, ये F1 को उधर लेकर जाओ, तो ये आपका F इंटू 16 अपॉन 9, ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER इज, ER का कोई यूनिट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये रेशियो है F मीडियम अपॉन F एयर। ठीक है, सो रेशियो का यूनिट नहीं होगा, ये न्यूटन, नीचे न्यूटन, न्यूटन न्यूटन में ख़त्म, नो यूनिट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ऑफ एन इंसुलेटर्स कैन बी, अब K लिखा हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ER भी लिखते हैं कभी कभी, K भी लिखते हैं, अब इनकी अपनी मर्जी होती है, अब क्या कह सकते हैं इनको। तो इंसुलेटर्स के लिए ये जो है ना, मैंने बताया कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, या 1 से ज़्यादा होगी या 1 के बराबर होगी, ये माइनस है नहीं, 0 नहीं होगा, 0.5 नहीं होगा, 5 हो सकती है। कैन भी लिखा हुआ है ना, मस्ट भी नहीं लिखा, कैन भी तो हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट क्या है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट चार्ज वेरीज इज 1/r², तो बात ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए 1/r² के साथ प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज वेक्टर क्वांटिटी, ये बात भी ठीक है। दूसरी क्या बोली है इसने, दूसरी पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज मेजर ऑफ इट्स फोर्स एक्सर्टेड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। अभी शुरू में ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर क्या होगी, वहां पर जो चार्ज रखोगे पॉजिटिव चार्ज, उस पर जो फोर्स होती है उसी का मेजर होती है। तो ये थर्ड पॉइंट भी ठीक है, ये नन ऑफ दीज होगा, कोई पॉइंट इनकरेक्ट नहीं है, सारी पॉइंट्स करेक्ट हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑन अ स्मॉल टेस्ट चार्ज। व्हाई इज नेसेसरी टेस्ट चार्ज टू बी स्मॉल। अब ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि टेस्ट चार्ज को हमेशा स्मॉल क्यों लिया जाता है। अब देखो, टेस्ट चार्ज इसकी इसी वजह से लिया जाता है ताकि बड़ी चार्ज की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो हमें पता चले कि कौन से डायरेक्शन में। अगर मैं टेस्ट चार्ज के बदले में बड़ी चार्ज लेकर आऊंगा ना, तो बड़ी चार्ज क्या करेगी, इसकी अपनी फील्ड होगी बाहर, तो ये चार्ज जिसकी हम जो है वो फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, वो इसी को डिस्टर्ब कर देगी, ये इसी को यहाँ से मूव करवा देगी, इसी को डिस्टर्ब कर देगी और इसकी फील्ड को ही डिस्टॉर्ट कर देगी। डिस्टॉर्ट मतलब जो है वो ख़राब कर देगी या तोड़ देगी। तो इसी वजह से टेस्ट चार्ज को स्मॉल लिया जाता है ताकि वो ओरिजिनल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है टेस्ट चार्ज डज नॉट डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द ओरिजिनल चार्ज। ठीक है, डायग्राम नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड आपकी इनवर्ड होती है और पॉजिटिव चार्ज के लिए आपकी रेडियली फील्ड आउटवर्ड होती है। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव के लिए ये करेक्ट है। ड्रॉप्स एक्स एंड वाई of the same oil remained stationary in the air in the same vertical electric field. After the electric field was switched off, X fell more quickly than Y. Which deduction can be made? अब यहाँ पर आपसे सिंपली ये कहा गया है कि आपके पास दो ऑयल के ड्रॉप्स हैं। ठीक है, और दो ऑयल के ड्रॉप्स हैं वर्टिकल फील्ड के अंदर। ठीक है, और आपने इसको मैं ड्रा कर लूँ सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आपके पास एक फील्ड है और दो ड्रॉप्स हैं आपके पास, एक है एक्स, दूसरा है वाई। अब आपने क्या किया है कि समहाउ आपने ये वाली फील्ड जो है ना ये गायब कर दी है या स्विच ऑफ कर दी है। ठीक है, ये वाली फील्ड जो है वो ख़त्म कर दी है, तो एक्स जो है वो नीचे आकर जल्दी गिर रहा है। तो रीज़न क्या है, रीज़न पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल बैलेंस हो जाए ना, तो देखा करो वो क्यों हो रहा है या कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उसके ऊपर। तो ये जो फोर्स है या चार्ज के ऊपर जो इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा वो कौन सा होगा, वो होगा mg। और ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है, फील्ड का डायरेक्शन है ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको फार्मूला पता है कौन सा है, E =
F/Q। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई। तो अगर mg बराबर हो जाए क्यू ई के, तो मैं बोल सकता हूं कि पार्टिकल जो है वो स्टेशनरी रहेगा। अब ये शुरू वाली कंडीशन है जब दोनों स्टेशनरी थे। क्या बोला था इसने, ड्रॉप्स एक्स एंड वाई ऑफ सेम ऑयल रिमेन्ड स्टेशनरी इन एयर। शुरू में क्या था कि ये दोनों इक्वल थे, जिसकी वजह से ये जो ऑयल पार्टिकल्स थे वो फील्ड के अंदर चुप करके बैठे हुए थे, ना ऊपर आ रहे थे ना नीचे जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, आपने इलेक्ट्रिकल फोर्स को खत्म कर दिया या इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दिया, तो जो एक्स वाला पार्टिकल है वो नीचे आकर जल्दी गिर गया और वाई वाला जो पार्टिकल है उसको नीचे आने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो ये रीजन क्या है, अब mg को मैं लिख सकता हूं w, वेट इज इक्वल टू mg, वो किसके इक्वल है, QE के। तो अगर मैं यहां पर ये फॉर्मूला लगाऊं w इज इक्वल टू QE और w mg, यहां पर इस वाली जगह पर, ये mg वाली जगह पर मैंने w रखा, तो इससे मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि जिसकी चार्ज ज्यादा होगी उस पर वेट ज्यादा एक्ट करेगा। तो चार्ज अगर ज्यादा होगी ना तो ये नीचे जल्दी आएगा। ठीक है, वेट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, फील्ड दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो जिसकी चार्ज ज्यादा होगी उस पर वेट ज्यादा एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से जाहिर हुआ कि एक्स के ऊपर ग्रेटर चार्ज देन वाई। तो यही आपका आंसर है। When a positive charge plus Q is placed inside the Gaussian surface, the electric flux through the surface is phi. If the second charge negative having the same magnitude, अब सिंपल सवाल है कि गाजियन सरफेस के अंदर एक चार्ज थी पॉजिटिव Q, अगेन सेम मैग्नीट्यूड की चार्ज हमने ला दी नेगेटिव Q, चार्जेस दोनों हो जाएंगी आपस में कैंसिल। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0। तो गाजियन सरफेस के बाहर कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा, फ्लक्स विल बी 0। वो क्यों, क्योंकि गाजियन लॉ सेज दैट नेट चार्ज और टोटल चार्ज थ्रू एनी गाजियन सरफेस इज 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड। अब चार्ज अंदर है ही नहीं, जो चार्ज थी नेट चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज जो पहले थी एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव ने आकर उसको कैंसिल कर दिया। एक की फ्लक्स थी पॉजिटिव रेडियली आउटवर्ड, दूसरे की फ्लक्स है रेडियली इनवर्ड, तो फ्लक्स बाहर जाएगी नहीं। दोनों एक्सप्लेनेशन है, जो आपको समझ आए, जो आपको ठीक लगे वो आप रख लो, बाकी मुझे लौटा दो। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है हमारे पास 173, select the correct statement, electric field due to charge outside the Gaussian surface contributes 0। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज आउटसाइड द गाजियन सरफेस कंट्रीब्यूट्स 0 नेट फ्लक्स, अगर ये बोल रहा है कि गाजियन सरफेस है उसके बाहर कोई चार्ज पड़ी है, तो बाहर तो नहीं रखनी ना हमें, चार्ज जो इसके गाजियन सरफेस के अंदर होगी वही जो है नेट फ्लक्स हमारा बनाएगी। ठीक है, कंट्रीब्यूट्स 0 नेट फ्लक्स, 0 नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस, तो ये आपका करेक्ट है पहला ऑप्शन। अच्छा दूसरा क्या है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड बॉडी नॉट एनक्लोजिंग एनी चार्ज विल बी 0। अब जो आपसे कह रहा है कि टोटल फ्लक्स है क्लोज बॉडी का, वो भी किसी चार्ज को इनसर्किल नहीं कर रहा, तो वो कितना होगा, वो 0 होगा। तो वो भी 0 होगा क्योंकि चार्ज को इनक्लोज ही नहीं कर रहा, ये भी चार्ज क्या है, बाहर पड़ी हुई है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इफ अ डायपोल इज इनक्लोज, डायपोल का मतलब ये होता है कि दो पोल्स हों और दो चार्जेस की वजह से ये जनरेट होते हैं, ऑपोजिटली चार्जेस होती हैं, इसकी वजह से भी जो नेट फ्लक्स होता है वो 0 होता है। ठीक है, अगर ये आपको बात समझ नहीं आ रही डायपोल वाली, तो ये जब मैंने एक और जीटी एक्सप्लेन की थी उसमें भी डायपोल वाला क्वेश्चन था, तो मैंने कहा था कि डायपोल का आप थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लो और इसको थोड़ा सा कहीं से पढ़ लो, भले इवन के केमिस्ट्री से पढ़ लो, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये 1 2 एंड 3 तीनों होंगे। अ होलो स्फीयर ऑफ चार्ज डज नॉट हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, अब स्फीयर जो होता है ना कंडक्टर, उसके चार्जेस जो होती हैं वो बाहर रिजाइड करती हैं। ठीक है, बाहर रिजाइड करती हैं, तो अगर मुझे इसकी फ्लक्स या फील्ड निकालनी है तो मैं इसको गाजियन सरफेस को बिल्कुल बाहर रखूंगा। अगर मैं इसके अंदर देखूंगा ना तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है तो अंदर इसके फील्ड क्या होगी, फील्ड आपकी होगी 0। तो एट द इंटीरियर इट्स फील्ड इज 0। गाजियन सरफेस कैन पास थ्रू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने थोड़ी देर पहले बनाई, ये गाजियन सरफेस, इसके ऊपर भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, इस तरह से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, अंदर भी कर सकता हूँ, कहीं पर भी कर सकता हूँ। तो यही सवाल है, इसका ऑप्शन ए है। फ्रॉम दी
from the electric field vector at a point one can determine which of the following. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर समझा जाए तो कौन सी पॉइंट है जिसको हम करेक्ट कह सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ऑफ नोन साइन एट दैट पॉइंट, यानी कि हम जो है इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर है तो कौन सी चीज़ जो है वो करेक्ट बता सकते हैं हम उस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स का डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड के बारे में बता सकते हैं? मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बता सकते, बता तो सकते हैं लेकिन यहाँ पर इसने वेक्टर के बारे में पूछा हुआ है कि वेक्टर उसको कंसीडर करके कौन सी पॉइंट को बता सकते हैं, तो वेक्टर के लिए सिर्फ डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो वन ओनली। बता दोनों सकते हैं लेकिन इसने सवाल जो है ना वो वेक्टर के सेंस में किया है, तो डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड नहीं होगा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस वो कब जीरो होगी? अगर जीरो जब नेट चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस इज जीरो। ये मैं 2-3 मरतबा बता चुका हूँ, इस वजह से बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज रिजाइड्स आउटर सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, ये मैंने थोड़ी देर पहले करके दिखाया कि चार्जेस जो होती हैं कंडक्टर के वो बाहर रिजाइड करती हैं। ठीक है, one metallic sphere A is given the positive charge whereas the another identical metallic sphere B of exactly same mass of A is given equal amount of negative charge, then अच्छा एक आपके पास मेटल है जिस स्फीयर है जिसको आपने पॉजिटिवली चार्ज किया है, दूसरे को नेगेटिवली चार्ज किया है, तो जिसको आपने नेगेटिवली चार्ज किया है ना उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से विजिबली तो उसका वेट इतना ज़्यादा नहीं लगेगा या मास उसका इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन अपेरेंटली उसका मास थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ बी विल इंक्रीज, क्यों? क्योंकि उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, दूसरा सवाल क्या है कि 5 बॉल्स नंबर 1 to 5 और सस्पेंडेड। अच्छा, इसको मैं लास्ट में करता हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सबसे थोड़ा डिफरेंट है, ये आप खुद से भी कर सकते हो बेसिकली। यस, एक सेकेंड, ये जो है ना आप खुद से भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या बताया हुआ है इसकी मैं आपको हिंट दे देता हूँ बाकी आप सोच कर लेना। ये उस पर कोई मैथमेटिक्स फार्मूलाज वगैरह इस पर नहीं है, कॉमन सेंस पर है। 5 थ्रेड्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5। अब देखो, ठीक है, 5 बॉल्स हैं जो कि इस तरह से प्रेजेंट है। अच्छा, इसकी नेमिंग कर दें, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पेयर्स है ना 2 and 3, ये वाले, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं 2 and 3, और 4 और 5 क्या कर रहे हैं? सॉरी एक सेकेंड, ये 2 and 3 और 4 और 5, 2 and 3 और 4 और 5 ये क्या कर रहे हैं? रिपेल। अच्छा, 1 and 2, 2 and 4 and 4 and 1 ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 and 2, 2 and 4 और ये आपका 4 and 1 ये एक दूसरे को कर रहे हैं अट्रैक्ट। अच्छा, देयरफॉर बाल वन मस्ट बी, बाल वन के पास, इसके पास कौन सी चार्ज होनी चाहिए? अब चार्जेस सेट करके देखो, दोनों जो रिपेल कर रहे हैं जिनका सेम बिहेवियर है उनको करके देखो और जिनका अपोजिट बिहेवियर है उनको करके देखो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वन के पास जो है वो कौन सी चार्ज है। तो ये आपका पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगा, ये आपका न्यूट्रल आएगा। ठीक है, ये आप कंफर्म कर लेना, ये की मिस्टेक है। ठीक है, और पीछे भी एक क्वेश्चन था जिसमें की मिस्टेक थी जो मैंने करवाया 16/9f, ये भी करेक्ट जो है ये वाला होगा। बाकी उसमें जो है की मिस्टेक थी वो आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, आई डोंट नो कि आपको करेक्ट की करवाई गई है या नहीं, आई होप के करवाई गई होगी, तो ये आप अगर नहीं की आपने तो ये आप लाजमी करेक्ट कर लेना। अच्छा, when 10 power minus 19 electrons are removed from a neutral metal plate through some process, electric चार्ज का फॉर्मूला भाई सिंपल है, एन ई फॉर्मूला है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रिमूव किए गए हैं? 10 पावर माइनस 9। तो आपने क्या रखना है? 10 पावर, सॉरी पॉजिटिव 9 है, माइनस 9 नहीं है, 10 पावर 9 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितनी होती है? 1.6 इंटू पावर माइनस 19। ये माइनस 19 प्लस 19 खत्म, ये 1.6, ये आपका आंसर। Two equally charged identical metal spheres A and B repel each other with the force F. These spheres are
kept spheres. These spheres are kept fixed with the distance r between them. Third identical but uncharged sphere is brought in contact with A and then placed at midpoint of the line joining A and B. The magnitude of net electric force on C. भाई ये तो स्टेटमेंट ही पता नहीं कितनी है। अच्छा सुनो, सिंपल सवाल है, कोई मसले वाली बात नहीं है। बात सुनो, एक स्फीयर है ए, दूसरा है बी, दोनों के दरमियान में एक स्फीयर आपने रख दिया है सी, लेकिन इसको इसके साथ टच करवाने के बाद, तो जब आप टच करवाओगे ना, इसके ऊपर चार्ज कौन सी है, क्यू। तो ये शुरू में अनचार्ज है, तो अनचार्ज के ऊपर चार्ज कौन सी होगी, जीरो। तो क्यू प्लस जीरो अपान टू, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपान टू। इसके पास भी क्यू बाई टू आ जाएगी चार्ज, और इसके पास भी क्यू बाई टू आ जाएगी, यानी कि इसके पास भी क्यू अपान टू, इसके पास भी क्यू अपान टू, इसके अंदर क्यू। शुरू में आपने पहले फोर्स कंसीडर करना है, ठीक है। पहले फोर्स Q1 Q2 था, लेकिन अब भी Q अपान टू है। अच्छा, आपने फोर्स नेट फोर्स कैलकुलेट करना है किसके ऊपर, इस C वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर। अच्छा, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है जो ये A वाला पॉइंट लगा रहा है और B वाला। अच्छा, डिस्टेंस कौन सा है, डिस्टेंस आपका R अपान टू है, तो R अपान टू रखना है आपने सबसे पहले। और ए की वजह से जो फोर्स लगेगा, यहाँ पर देखो, ए की वजह से जो फोर्स लगेगा आपके पास, उसको आप जाहिर करोगे किसके साथ, एफ ए और सी। और ये वाला जो है बी की वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा, जिस पर फोर्स लग रहा है ना, उस पर जो है आपने कंसिडर करना है। अब ये फोर्स जो होगा, ये एफ बी सी। अब दोनों का डायरेक्शन देखो ऑपोजिट है। अब आपने एफ ए सी भी कैलकुलेट करना है, और दूसरा एफ बी सी भी कैलकुलेट करना है, या एफ सी बी भी बोल सकते हो आप। एफ ए सी अगर देखा जाए, एफ ए सी क्या होगा, ए का जो चार्ज है वो कितनी है, चार्ज क्यू अपॉन टू। दूसरी सी, सी के ऊपर चार्ज कितनी है, चार्ज क्यू अपॉन टू। रेडियस कितना, रेडियस है हमारे पास ये आर अपॉन टू, तो ये हमने रखा आर अपॉन टू, और ये इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये ऊपर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन फोर, और ये नीचे क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन फोर। अब ये फोर चला जाएगा ऊपर, तो ये इसके साथ होगा मल्टीप्लाई, ये फोर फोर में हो जाएगा ख़त्म। तो आपके पास एफ ए सी कितना आएगा, के, यहाँ पर के भी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ये एफ ए सी आया। अब जो है एफ बी सी फाइंड करो, या सी एफ सी भी फाइंड करो, जो आपको ठीक लगे। एफ बी सी, अच्छा, अब देखो बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बी का मैग्नीट्यूड है क्यू, और सी का मैग्नीट्यूड क्या है, सी का है आपका मैग्नीट्यूड क्यू अपॉन टू। तो ये दो चार्जेस, अब इन दोनों के लिए फाइंड करो, एक क्यू, दूसरा क्यू अपॉन टू, और रेडियस, रेडियस आर अपॉन टू का स्क्वायर। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू, और ये आपका क्या होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन टू, और ये नीचे आर स्क्वायर अपॉन फोर, फोर चला जाएगा अगेन ऊपर। तो एक सेकेंड, फोर चला जाएगा आपका अगेन ऊपर इसके साथ, तो ये इसके साथ होगा मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर क्या आएगा, टू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो दोनों फोर्सेस क्या हैं, 180 डिग्री पर लग रहे हैं। यहाँ पर देखो, अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। तीन फोर्सेस है ना, ये Q1 है, ठीक है, क्यू ए या वन जो भी आप बोल दो, क्यू ए, ठीक है। ये आपके पास पॉइंट है एक ए, ये दूसरा पॉइंट है बी। बी के ऊपर चार्ज है क्यू, सी जो है अनचार्ज था शुरू में, इसके ऊपर भी चार्ज आ गई है क्यू बाई टू, इसके ऊपर भी चार्ज है क्यू बाई टू, ठीक है।
इसके ऊपर रेडियस कितना है r/2। अब फोर्स जो है आपने ए की वजह से देखना है, इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है ना इस पर। तो ए इसको क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा इस तरफ। तो ए और सी फोर्स लग रहा है ना, ए और सी का, तो ये ए सी लगेगा फोर्स एफ ए सी। और बी की वजह से जो लगेगा वो कौन सा होगा, इसी पॉइंट पर लगेगा और इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि ये भी इसको रिपेल करेगा। अब वो कौन सा होगा, फोर्स बी सी, बी सी या सी बी, जो भी आपको बोलने में ठीक लगे। एफ ए सी, एफ बी सी दोनों क्या है, ऑपोजिट। तो ऑपोजिट जब होंगे आपके पास दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड आ गई। एक फोर्स है 2q² अपान आर स्क्वायर, दूसरा है KQ अपान, यहाँ पर K आएगा एक, ठीक है, दूसरा है KQ अपान आर स्क्वायर। अब जब दो फोर्सेस 180 डिग्री पर हों, जैसे कि अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं कि एक रस्सी है आपके पास, यहाँ एक बॉक्स है, इसको एक बंदा खींच रहा है इस साइड 2 न्यूटन से, दूसरा इस साइड खींच रहा है 5 न्यूटन से, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा 3 न्यूटन इस साइड की तरफ। तो ये आपने कैसे किया, जो लार्जर फोर्स थी उसमें से स्मॉलर फोर्स को आपने माइनस कर दिया। तो ये वेक्टर्स का रूल है, तो वेक्टर्स की ये जो है फोर्स भी वेक्टर है, तो इसमें से बड़ा जो फोर्स है वो कौन सा है, 2KQ² अपान आर स्क्वायर माइनस KQ² अपान आर स्क्वायर। तो इसको जब आप KQ 2KQ² अपान आर स्क्वायर में से KQ² अपान आर स्क्वायर को माइनस करोगे, तो ये 2 है, 2 में से एक चला जाएगा तो क्या बचेगा, खाली एक बचेगा KQ² अपान आर स्क्वायर, जो कि फोर्स के इक्वल है। क्योंकि Q² जो है ये आइडेंटिकल चार्जेस के लिए है, इसको आप Q1 इंटू Q2 भी लिख सकते हो। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो F है। दूसरा क्या है आपके पास, टू स्फीयर्स कैरिंग चार्जेस 6 माइक्रोकूलम एंड 9 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d experience a force of repulsion F when charge of 3 microcoulomb is added, minus 3 microcoulomb is added to both spheres and kept at same distance as before, the new force of repulsion will be। अब सिंपल आपसे पूछा जा रहा है कि पहले चार्जेस के ऊपर फोर्स लग रहा था F, जब दोनों का मैग्नीट्यूड कितना था, एक का था 6 माइक्रोकूलम, दूसरे का था -9 माइक्रोकूलम, ठीक है, और -9 माइक्रोकूलम। तो इस पर जो पहले फोर्स लग रहा है वो कितना है, वो है F। अब दोनों चार्जेस पर हमने चार्जेस ऐड कर दी 3 माइक्रोकूलम, तो 3 जब इसको ऐड करेंगे -3, तो ये चार्ज कितनी बचेगी हमारे पास, पॉजिटिव 3 माइक्रोकूलम। और ये चार्ज कितनी बचेगी हमारे पास, ये बचेगी 6 माइक्रोकूलम, ठीक है। अच्छा, पहले इस चार्ज को क्या करो, आप कैलकुलेट करो, 6 इंटू 9 कितना होगा, 54। अच्छा, बाद में ये दोनों इस चार्ज जो है, जब आपने इसमें नेगेटिवली चार्ज ऐड की तो ये आपको चार्ज मिली 3 माइक्रोकूलम और ये आपकी 6 माइक्रोकूलम। तो इसके बाद आपका जो फोर्स मिलेगा एफ डैश, वो कितना मिलेगा, 6 इंटू 3, तो ये आपका मिलेगा 18। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे, अगर F1 डिवाइडेड बाय F2 करो, तो फोर्स 1 पहले दोनों चार्जेस की वजह से कितना मिल रहा था, 54, अब कितना मिल रहा है, अब मिल रहा है 18। तो ये 3 मिला आपको F1 अपान F2, वो कितना मिला आपको 3। तो F2 अगर आपको निकालना हो तो वो कितना मिलेगा, F अपान 3। तो आपका ये आंसर F अपान 3 आ गया। When air is replaced by dielectric medium of constant K, the maximum force of attraction between two charges is separated by distance decrease। अच्छा, एयर को जब रिप्लेस किया जाए मीडियम के साथ, तो 1/ER टाइम्स या 1/K टाइम्स, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, K गिवन है तो ये K के हिसाब से डिक्रीज करेगा। अच्छा, 2 कूलम एंड 6 कूलम, टू चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर विद फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इफ ईच चार्ज इज गिवन टू नेगेटिव, यहाँ पर देखो ये नेगेटिव है, -2 कूलम ऑफ चार्ज, देन वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी। अगर दोनों को नेगेटिव दे देना तो ये -2 और ये +2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फोर्स जो न्यू होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये देखो, ये भी इन बातों का भी ख्याल किया करो। इवन कि ये जो एग्जाम होता है ना PMC PMDC वाले, उनके पेपर्स वगैरह में भी कभी कभी इस तरह से होता है, नेगेटिव साइन कहीं पर रह जाती है, कभी कभी हाइफन भी दिया जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइफन गिवन है या नेगेटिव चार्ज है। तो इन बातों का ख्याल रखा करो और मेरा काम है आपको बताना।
4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। अब 4 चार्जेस हैं, एक क्यू, दूसरी 2q माइनस 2q और q। अब जो होशियार बच्चा होगा वो क्या करेगा, ये 2 - 2q इसको कैंसिल करेगा, फिर जो है बोलेगा कि सेंटर पर चार्ज जो है वो 0 है और ये q इस तरह से। लेकिन ये इस तरह से नहीं है। स्मार्ट बच्चों की तरह काम करो, हार्ड वर्क करो, उसके बाद स्मार्ट वर्क करो। अब देखो ये पॉजिटिव क्यू है और ये भी पॉजिटिव क्यू है। तो पॉजिटिव अगर आपने सेंटर पर जो है वो ना फोर्स बतानी है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है कंसिडर करो इस ए वाली पॉइंट की, ए जो है चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, और इस चार्ज की वजह से फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। तो दोनों चार्जेस का फोर्स हो जाएगा कैंसिल, यानी कि फोर्स ड्यू टू ए एंड फोर्स ड्यू टू सी आर कैंसल्ड। बट बी और जो डी है ना उसके हिसाब से देखो, अब बी जो है इस पॉइंट पर फोर्स लगाएगी कहाँ पे, बी पॉजिटिव है ना तो इस पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड लगाएगी। अच्छा ये डी क्या है, डी है हमारे पास नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्जेस की फील्ड अंदर की तरफ होती है इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स लगेगा ओवरऑल जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो फोर्स अलोंग दी डायगोनल बी डी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। आपका जो फोर्स आएगा, ये आपसे फोर्स की एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं पूछी, खाली आपसे पूछा गया है कि फोर्स कौन सा लगेगा। In the diagram, R and S are parallel conducting plates. The plate S is positive with the respect to plate R. Mn is the line perpendicular to the plates. अभी आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक S है दूसरी R है। S जो है पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी जो है नेगेटिवली चार्ज है। उसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। तो आपने विच ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ लाइन Mn ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब Mn क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड जो है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आपको बताना है कि किस तरह से वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर देखें कि ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और जब पैरेलल प्लेट्स का केस हो तो फील्ड होती है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये फील्ड होती है कांस्टेंट यूनिफॉर्म। तो फील्ड चेंज नहीं होगी, इसमें भी फील्ड चेंज हो रही है, ये भी नहीं होगी, इसमें डिक्रीज हो रही है, ये भी नहीं होगी, इसमें भी डिक्रीज हो रही है, नहीं होगी। दिस विल बी दी करेक्ट ऑप्शन डी। तो यहाँ पर ये ए सेलेक्ट किया हुआ है, ये भी गलत है, इसका भी करेक्ट ऑप्शन जो है वो, ये की में मिस्टेक है, ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चार्ज स्फीयर बिहेव्स एज आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब दोबारा से सुन लो कि पॉइंट चार्ज होगी, पॉइंट चार्ज का रेडियली आउटवर्ड, और अगर मैं शेल को पॉजिटिवली चार्ज कर दूं और इसको जब मैं जूम आउट करके व्यू करूंगा ना इसकी फील्ड को, तो भी ये जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो पॉइंट चार्ज की तरह शेल भी जो है वो बिहेव करते हैं आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की तरह, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ थिन शीट डिपेंड्स अपॉन, थिन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड करती है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट अगर एक शीट की बात की जाए, और ये अपना रो किसके लिए इक्वल है, दिस रो इज फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और ये आपका करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग सर्टेन एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये डेफिनेशन है उसकी। इफ द एंगल बिटवीन द फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर इज डैश द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। जब फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर, ठीक है, एक होता है सरफेस एरिया, दूसरा होता है एरिया वेक्टर। सरफेस एरिया के जो भी सरफेस होता है ना, सरफेस उसके परपेंडिकुलर होता है हमारा वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया। तो वेक्टर एरिया के और जब फील्ड के दरमियान में एंगल 0 होता है तभी आपका जो फ्लक्स होता है वो मैक्सिमम होता है। और वो इस वजह से ताकि आपका सरफेस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस हो रही होती हैं। अब सरफेस मैंने देखो परपेंडिकुलर रखा है, तो इसका जो वेक्टर एरिया बनेगा वो इस तरह से पैरेलल बनेगा। अब देखो सरफेस एरिया और वेक्टर एरिया के दरमियान में एंगल कितनी आ गई, 0, और ये हमारा जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर है इसके, और इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जो है वो क्रॉस कर रही हैं, यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ एरिया 5 मीटर स्क्वायर व्हेन प्लेस्ड इन फील्ड ऑफ 2 न्यूटन पर कूलम मेक्स एन एंगल 180 डिग्री विद द सरफेस, व्हाट इज फ्लक्स। फ्लक्स फार्मूला कितना है, बी, सॉरी बी नहीं बल्कि ई ए कॉस थीटा। अब देखो एरिया आपके पास कितना है 5 मीटर स्क्वायर, फील्ड 2 न्यूटन पर कूलम, और एंगल भी गिवन है, तो
2 इंटू 5, अच्छा कॉस 180 कितनी किसके इक्वल होती है, -1 के, तो ये इसके साथ 5 इंटू 10 2 कितना होगा 10, तो आपका ये आंसर होगा करेक्ट -10। अच्छा, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 अंडर रूट इंटू 10 पावर 502 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर कूलम पॉइंट टूवर्ड्स, let's imagine square surface of area 9 meter square, the normal to this surface the angle of 45 degree, flux। अब सिंपल देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का 5 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 10 पावर 3, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एरिया कितना है, एरिया है 9, और एंगल कितनी है, एंगल नॉर्मल टू दिस सरफेस मेक्स 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, ये अंडर रूट टू में ख़त्म, 9 इंटू 5 कितना आएगा 45 इंटू 10 9 इंटू 5 कितना आएगा 45, और ये आपका कितना है 10 पावर 3। अब ये पॉइंट यहाँ पर है, इसको यहाँ पर स्विच करो तो ये आपका आंसर आएगा 4.5 इंटू 10 पावर 4। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बी। अच्छा, अब ये जो सवाल था ना, इसने दिमाग ख़राब कर दिया था मेरा, ऐसे समझो, क्योंकि इसमें जो है ना मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं छोड़ चुका हूँ इस सब चीज़ों को, सब्जेक्ट्स अभी हमें MBBS वाले ही देखने होते हैं, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा था उस टाइम क्या करें, तो मैंने ग्रुप के अंदर भी भेजा ये सवाल, फिर जो है मुझे क्लिक हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन जब तक किसी ने भेजा मुझे तब तक ये सॉल्व हो गया। अच्छा, तो अब देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लेट्स कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3I plus j minus 5k, what is the flux of the surface through a square of 2 meters lying in YZ plane। अब यहाँ पर इसको ड्रॉ करके मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूँ आपको। यहाँ पर देखो, ये है आपका I, ये है J, और दिस इज K। इसको आप बोल सकते हो X एक्सिस, इसको बोलते हो Y एक्सिस, इसको बोलते हो आप Z एक्सिस, ठीक है। और YZ के दरमियान में जो है आपके पास, YZ में आपके पास जो है सरफेस मौजूद है, जिसकी साइड की वैल्यू कितनी है 2 मीटर, और ये भी कितनी है 2 मीटर। अगर सिंपल बोलें तो इसकी एरिया कितनी है, एरिया इसकी हो जाएगी, एरिया विल बी इक्वल टू 4। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 है और J और -5। अब बाकी जो भी देखोगे ना, J और K इसके क्या है, पैरेलल है, तो इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो इसके परपेंडिकुलर बनेगा, इस तरह से और इस तरह से, जिस तरह से भी आप बनाओ। तो ये सरफेस जो है ना, ये इस तरह से, अगर मैं इसको यहाँ से अलग से ड्रॉ करूँ, तो इसका जो वेक्टर एरिया होगा दोनों का, वो इसके परपेंडिकुलर बनेगा, तो इसकी फ्लक्स जो होगी J और K की वजह से वो हो जाएगी 0। सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स जो मिलेगी वो आपको मिलेगी इसके I कंपोनेंट की वजह से, और I कंपोनेंट कितना है 3.I, और इसको जब आप करवाओगे किसके साथ, डॉट करोगे किसके साथ, वेक्टर एरिया के साथ, एरिया कितनी है 4I इंटू कॉस 0, तो ये आपका आएगा 3 4 12, और यही आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, बाकी वे आप कौन सा भी कर सकते हो, जो आपको कोई सा भी कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। ये टेस्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था और बड़ा था, इसी वजह से इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है, बस ख़त्म होने वाला है। लेट्स कंसीडर सॉलिड एंगल कास्ट बाय पॉइंट इफ द इमेज शो 4 लेबल्ड 1 2 3 4 कन्फाइनली टाइट। अब सिंपल जो है ये बात है कि एक जो है सॉलिड एंगल की तरह आपने शेप रखी है यहाँ पे, और उसके अंदर ये छोटी छोटी शेप्स हैं, आपने ये बताना है कि फ्लक्स किस में से ज़्यादा गुजरेगा। तो यहाँ पर फ्लक्स जो है वो सब में से सेम गुजरेगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होंगी ना वो सब में से कांस्टेंट हैं, ठीक है, सब में से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक जितनी गुजरेंगी, तो ऑल सरफेस इक्वल, इस तरह से नहीं है कि इसमें से ज़्यादा गुजरेगा, क्यों, यहाँ पर देखो ना, ये इस तरह से फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी ना, तो यहाँ पर अगर छोटी फिगर है, यहाँ पर बड़ी, यहाँ पर बड़ी, यहाँ पर बड़ी, यहाँ पर कितनी भी रखो, तो मैग्नीट्यूड तो चार्ज का कांस्टेंट है, तो वो तो उसमें से उतना ही गुजर रहा है।
यहाँ पर पॉइंट चार्ज है ना रखी हुई, ये वाली। अच्छा, कंसीडर अ क्लोज सरफेस इन द शेप ऑफ लैंप शेड। अच्छा, ये लैंप शेड जो होता है ना, जो लैंप्स वगैरह होते हैं तो उसके ऊपर जो बना हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं लैंप शेड, ठीक है। द टॉप सरफेस इज एरिया 2 मीटर स्क्वायर। अच्छा, नीचे जो इसका एरिया है ये बड़ा है तो इसका एरिया कितना है, 5 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा गया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय वेक्टर 4 के न्यूटन पर कूलम। अब के पता नहीं, इसने किलो लिखा है या की में गलती है, बहरहाल चलो जो इसने लिखा है वो लिख लेते हैं, 4 किलो न्यूटन पर कूलम। तो आपने टॉप पर, और जो फील्ड इसकी टॉप पर होगी और जो बॉटम पर होगी वो दोनों बतानी है फ्लक्स कैलकुलेट करके। तो अगर ऊपर आप देखो तो ऊपर इसका वेक्टर एरिया बनेगा इस डायरेक्शन में, और फील्ड का डायरेक्शन क्या है, फील्ड का डायरेक्शन है डाउनवर्ड। तो ऊपर ऊपर जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स का फॉर्मूला किस तरह से लिख सकते हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस 180, और ई कितनी है, ई हमारे पास है 4 इंट एरिया कितना है, एरिया है 2, तो ये आ गया फिलहाल के लिए 8 के माइनस के। इस के को छोड़ दो क्योंकि ये वैसे भी सब्सट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ये आपका 8 नेगेटिव में आया न्यूटन पर कूलम। अच्छा, यहाँ पर नीचे के लिए कैलकुलेट करो, वहाँ पर भी फील्ड सेम होगी, फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंट ए और कॉस 0, क्योंकि दोनों की फील्ड की और वेक्टर एरिया की जो एंगल है वो 0 है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास 4, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड 4 है हमारे पास, एरिया कितना है 5, तो ये आपका कितना होगा 20। अब 20 में से 8 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 12। 12 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट्स हो गई ख़त्म, और उसके बाद आपकी एक ही वर्कशीट जो है वो रिमेनिंग है, दैट इज़ वर्कशीट सेकंड, और दैट इज़ फ्रॉम दी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सकेगा मैं वीडियोस उसकी अपलोड करूँगा। मेरी थोड़ी सी कुछ दिन तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी वजह से आपकी इनहेरिटेंस वाली जो वीडियो है वो भी मैंने नहीं बनाई, वो उसके मैंने नोट्स कुछ प्रिपेयर किए हैं। तो जब ये मैं इनहेरिटेंस अपलोड कर दूंगा तो उसके साथ साथ आपके साथ नोट्स वगैरह भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। और वीडियो को लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो ताकि म्यूचुअली सबका फ़ायदा हो और बाकी बच्चों की भी हेल्प हो सके, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।